हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज के इस खास वीडियो लेक्चर में और एक नई प्रारंभ में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज कक्षा 10वीं का ले रहे हैं एकदम नया सीरीज। नए सीरीज हम बात कर रहे हैं आपका अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में। तो बहुत आनंद आएगा इस सीरीज में, एकदम मजा आएगा आपको। और एक गारंटी है कि अगर आपने हमारे पढ़ाए द्वारा सारे लेक्चर अगर देख लिए तो पूरे जीवन में कभी भी आप त्रिभुज को भूल नहीं पाइएगा। तो जैसे कक्षा 9 का त्रिभुज होता है, बिल्कुल उसी का थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ते हैं कक्षा 10 में। और इस चैप्टर में आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट जितने भी लोग आए हुए एक लाइक का बटन दबा दीजिए। साथ में इस लिंक अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे दोस्तों को भी पता चल सके क्लास क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत मजे से हम लोग इस चैप्टर को करने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है, जितना लोग को लगता है ना कि बड़ा कठिन है, बहुत हुआ है, ऐसा त्रिभुज बिल्कुल नहीं है भाई। अगर आपने ठीक से पूरे लेक्चर देखे तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपको सारे बुक में सबसे आसान कोई चैप्टर दिखाई देगा तो कौन सा होगा, त्रिभुज ही होगा। तो चले आरंभ करते हैं बिना देरी किए हुए और लेते हैं चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। इसका पहला जो चैप्टर हमारा था वो था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के जितने भी प्रश्न, जितने भी उदाहरण और ऐच्छिक नाम से भी एक आपका चैप्टर था, वो सारा हम लोग कर चुके हैं। जिसे विविध प्रश्नावली के रूप में हम लोग पढ़ रहे थे, वो सारा हम कर चुके हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग आज से आरंभ करेंगे त्रिभुज का। और त्रिभुज के नए सीरीज में हम लोग एक एक बिंदुओं को, एक एक पर में एक एक आपका उदाहरण और एक एक प्रश्नों का हल ज्ञात करने का पूरा पूरा क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं और लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज। और त्रिभुज के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो जैसा कि चैप्टर है 6 नंबर का हमारा त्रिभुज, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बता दूं तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। कम से कम इस चैप्टर से आपके कम से कम 6 से लेकर 8 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एमसीक्यू का भी प्रश्न इंक्लूड होता है, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी होता है, साथ में आपका दीर्घ प्रश्न भी इससे आते हैं। इसलिए बाबू बहुत ध्यान से इसे पढ़ने का प्रयास करेगा। इग्नोर तो बिल्कुल मत करना, मुक्का मारूंगा अगर इग्नोर कर दिया आप एक भी जाना तो। इसको ध्यान से पढ़ो क्योंकि भविष्य के लिए ये काम आने वाला, केवल यहीं तक का सीमित नहीं है। आगे अगर आप मैथ की पढ़ाई करते हो, नहीं भी मैथ पढ़ते हो, अगर आप साइंस से कोई भी आप ले रहे हो, जैसे बायोलॉजी ले रहे हो, इससे भी अगर आगे चलकर भविष्य में पढ़ाई कर रहे हो तो फिजिक्स में बार बार लौट लौट के आएगा। इसलिए त्रिभुज की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो चले आरंभ करते हैं। हमारा जैसा चैप्टर है त्रिभुज ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज के डिफिनेशन से ही समझते हैं कि त्रिभुज की डिफिनेशन क्या होती है भाई। तो अगर हम त्रिभुज पे एक बार का विचार करें तो त्रिभुज का संधि विच्छेद किया जाए तो यहाँ पे त्रिभुज को हम दो तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक तो इसका इंग्लिश रूपांतर है जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं, और एक हमारा शब्द है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में समझते हैं। त्रिभुज का संधि विच्छेद अगर हम करें हमें प्राप्त होता है त्रि प्लस भुज। अब त्रि और भुज जो है वो सांस्कृतिक शब्द है। अगर इसका हिंदी रूपांतरण करें तो तीन का अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है तीन, और भुज का अर्थ होता है भुजाएं। ठीक है, मतलब तीन भुजाओं वाली आकृति। कैसी भाई, तीन भुजाओं वाली आकृति। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर ट्रायंगल को हम समझने का प्रयास करें तो ट्रायंगल हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक है ट्राई और दूसरा है हमारा एंगल। तो ट्राई प्लस एंगल। अब ट्राई का हिंदी रूपांतरण क्या होता है भाई, यह होता है तीन। मतलब अगर इंग्लिश में ट्राई को समझने की कोशिश करते हैं होता है थ्री। थ्री को हिंदी में क्या कहेंगे, तीन। और एंगल को हम क्या कहते हैं हिंदी में, कोण। क्या कहते हैं, कोण। इसका मतलब क्या हुआ, तीन कोण। बात समझ में आई, तीन भुजा तीन कोण। अब कोण का निर्माण कब होता है भाई, तो कोण का निर्माण तब होता है जब दो रेखाएं या दो किरणें किसी एक बिंदु पर या तो मिलती हैं या किसी एक बिंदु से निकलते हुए क्या होती है, प्रतीत होती है। तो अगर ऐसा है तो इन दोनों के बीच के कोण जो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसका मतलब है कि तीन कोण बनाने के लिए हमें तीन भुजाओं को कुछ इस तरीके से मिलाना पड़ेगा कि तीन जगह ये भुजाएं एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तब तो जाकर बनेगा हमारा तीन कोण। तो देखिए हम तीन भुजाओं द्वारा एक आकृति ऐसे बना रहे हैं इस प्रकार से। एक हमने क्या कर दी, आकृति दे दी। ठीक है जी, आकृति का नाम दे दिया ए बी सी। अब इस आकृति में अगर ध्यान से देखोगे तो तीन भुजाएं हैं, एक है ए बी, एक है बी सी और एक है सी ए। और तीनों ए बी और ए सी एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, ए बी और बी सी एक दूसरे को यहाँ पर छेद कर रही हैं, और बी सी और सी ए एक दूसरे को यहाँ पे प्रच्छेद कर रहे थे। जहां जहां प्रच्छेद करेंगे तहां तहां क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। तो तीन भुजाएं और तीन कोण। साथ ही में जिन बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही हैं वह बिंदुएं इस त्रिभुज की क्या बन जाएगी,
आपका शीर्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शीर्ष। तो कहते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ध्यान सुनना, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिनमें तीन कोण पाए जाते हैं तथा तीन ही क्या पाए जाते हैं? शीर्ष पाए जाते हैं, ऐसे आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, घिरी हुई आकृति जिनके तीन कोण और तीन ही शीर्ष पाए जाते हैं, शीर्ष पाए जाते हैं, त्रिभुज कहलाते हैं, त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसमें तीन भुजा, एक है ए बी, एक है बी सी, एक है सी, तीन कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, और तीन शीर्ष ए बी और सी जिसमें पाए जाते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? त्रिभुज कहलाते हैं। क्लियर है ना? क्या क्या पाया जाता है भाई इसमें? सबसे पहले भुजा। तो भुजाओं का नाम क्या है? भुजाएं कौन कौन से हैं? एक है ए बी, यह वाली भुजा, एक है आपका बी सी, यह वाली भुजा, और एक है हमारा सी। तीन भुजाएं हो गई। आप इसमें क्रम का कहीं से भी आरंभ कर सकते हैं। आप क्लॉकवाइज पढ़े चाहे एंटी क्लॉकवाइज पढ़े, इससे कोई समस्या नहीं है, आप कहीं से भी आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद से कोण, तीन कोण यहाँ बनेंगे, कोण ए, यह वाला कोण, कोण बी, यह वाला कोण, और कोण सी, कौन सा? यह वाला कोण। साथ ही में इसके तीन शीर्ष पाए जाएंगे। कितने शीर्ष पाए जाएंगे साहब? तीन। कौन कौन सा? ए, बी और सी। जहां पे कोण बनेगा या जहां पे दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, या त्रिभुज के जहां पे दो भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, उस बिंदु को ही हम उस त्रिभुज का क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो तीनों भुजाएं एक दूसरे को तीन बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इसके तीन ही शीर्ष, तीन ही कोण और तीन ही क्या पाए जाते हैं? भुजाएं पाई जाती हैं। तो ये जो मैं त्रिभुज आपको पढ़ा रहा हूं, ये आप छोटे क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ कुछ खास नया नहीं। और कक्षा 9 में हमने त्रिभुज के एक विशेष गुणधर्म के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था सर्वांग समता। तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा सर्वांग समता के बारे में। तो अगला टॉपिक हम यहाँ पे ले रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है। वैसे जब वहां सर्वांग समता हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि सर्वांगसम आकृतियां, ठीक है, कक्षा 9 जो क्या पढ़ा था पहले? सर्वांगसम आकृतियां। हमने कहा था कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार और आमाप दोनों समान हो। क्या मैंने बोला? मैंने कहा ऐसी आकृतियां जिनका आकार और आमाप दोनों समान हो, ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी आकृतियों को कहा जाता है सर्वांगसम आकृतियां। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको इस बात को समझाऊं तो जैसे ध्यान से देखो, ये हमारे पास दो 500 के नोट हैं। अगर क्या ये दोनों सर्वांगसम आकृतियां हैं? तो इस बात को हम कैसे समझें? तो इस बात को समझने के लिए हमने कहा दो बातों पर यहाँ पर ध्यान रखा। क्या क्या भाई? एक हमने कहा आकार, और दूसरा क्या कहा है? आमाप। आमाप जो होता है वो होता है साइज, और आकार जो होता है वो होता है शेप। तो देखिए दोनों देखने में एक जैसे हैं। तो ये तो हो गया इसका क्या भाई? ये हो गया आकार। और आमाप, आमाप मतलब साइज। अगर साइज दोनों के एक बराबर होंगे तो एक दूसरे को ऊपर अगर ये रखे जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर देंगे। क्या कर देंगे? ओवरलैप कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी आकृतियां जिनका आकार और आमाप दोनों क्या हो? एक समान हो, या आकार और आमाप में एक जैसे हो, ऐसी आकृतियों को क्या कही जाती है? सर्वांगसम आकृतियां कही जाती है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में, या त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में। तो अब यहाँ पे आकृतियों के बजाय किसके बारे में बात करेंगे? त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। अब कहते हैं कि ऐसे दो या दो से अधिक त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि उनका आकार और आमाप दोनों कैसा हो? एक समान। ठीक है। तो अब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कैसे इस बात को समझे कि आकार और आमाप एक जैसे होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुजों के कुछ कसौटियों के बारे में हमने पढ़ा था कक्षा 9 में। जैसे कौन कौन सी कसौटियां थी भाई? तो आपका पहला था साइड एंगल साइड, दूसरा आपने पढ़ा होगा एंगल एंगल साइड,
तीसरा आपने पढ़ा होगा एंगल साइड एंगल, फिर पढ़ा होगा आपने भाई के साइड साइड साइड, और फिर आपने पढ़ा होगा RHS, पढ़ा होगा ना जी। ये सारी की सारी आपने कसौटियां क्या कर रखी है, पहले पढ़ रखी है। तो उन्हीं कसौटियों के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता समझने के लिए हमें त्रिभुजों की कुछ कसौटियों के बारे में जानना होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुजों की कुछ कसौटियां, कुछ कसौटियां, और इन कसौटियों में सबसे पहली जो हमारी कसौटी आती है वो आती है साइड एंगल साइड, इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता का नियम। दूसरा हम क्या यहाँ पे देखते हैं भाई, दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे वो होता है हमारा आपका एंगल एंगल साइड, इसका मतलब क्या हुआ, कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता के नियम। तीसरा हम जो हमारा पास आता है वो आता है एंगल साइड एंगल, मतलब कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता का नियम। चौथा जो हमारा यहाँ पे आता है वो हो जाता है आपका साइड साइड साइड, साइड 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 मतलब भुजा 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 सर्वांग क्षमता का नियम। पांचवा का अगर हम यहाँ पे बात करें तो पांचवा और हमारा लास्ट इसमें जो हमने पढ़ा था वो था RHS। RHS मतलब होता है राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ समकोण समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता का नियम। और इस आधार पे हमने दो या दो से अधिक त्रिभुजों को सर्वांगसम वहां पे करने का क्या किया था, पूरा पूरा प्रयास किया था। लेकिन कक्षा 10 में हमें ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन नहीं करना है, ऐसे त्रिभुजों के बारे में अध्ययन नहीं करना है। हमें केवल ऐसे त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करना है जिनका आकार एक जैसा हो। क्या एक जैसा हो भाई, आकार, शेप केवल एक जैसा हो, साइज से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ऐसी आकृतियां जिनका आकार केवल एक जैसा होता है, ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो समरूप आकृतियों से संबंधित है, और कक्षा 10 में हमें पूरी के पूरी समरूप आकृतियों के बारे में ही क्या करना है, अध्ययन करना है। तो चलिए थोड़ा समय लेके इसे नोट करें और फिर हम बढ़ते हैं समरूप आकृतियों के बारे में, और यहाँ से आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। अब पढ़ने में देखिएगा इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा आपका। तो चलिए इसे फटाफट नोट कर लें। तो सर्वांगसम आकृतियां और उनके कसौटियों को समझने के बाद से अब हम बात करते हैं समरूप आकृतियों के बारे में। अब क्या मैंने कहा, मैंने कहा कि ऐसी आकृतियां जिनका केवल आकार समाप हो। हम आपसे संबंधित कोई बात नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल क्या, आकार यदि समान है तो भी हमारा काम आसानी से हो जाएगा, और वैसी आकृतियों को हम क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां कहेंगे। तो कैसे इस बात को समझे, जैसे मान लो कि हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं जितने भी हमारे समबाहु त्रिभुज हैं, क्या बोले हम, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं कि ऐसी आकृतियां जिनका जिनका आपका आकार के बारे में बात किया जा रहा है, जिनका आकार, आकार मतलब शेप समान हो, ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो, समरूप आकृतियां सिमिलर फिगर, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है जी। अब जैसे में क्या उदाहरण ले सकते हैं भाई, तो जैसे हमने कहा कि जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं सभी सभी समबाहु त्रिभुज, जितने भी हमारे समबाहु त्रिभुज होते हैं सब के सब क्या होती है, एक प्रकार की आपकी समरूप आकृतियां होती हैं। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, यह हमारा क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु है तो प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगा, बराबर। एक और अन्य समबाहु त्रिभुज हमने ले लिया इस तरीके से, इसके भी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है। एक और हमने समबाहु त्रिभुज मान लीजिए इस तरीके से ले लिया, और इसके भी प्रत्येक भुजा आपस में क्या है, बराबर है। एक और हमने कोई समबाहु त्रिभुज ऐसे ले लिया मान लीजिए, और कह रहे हैं कि इसके भी प्रत्येक भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यह देखने में सब तो सब क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ बात किसी हो रही है, केवल आकार ही की तो हो रही है।
अमाप की नहीं हो रही है। अमाप की होती तो भुजाओं को नापते। बात मेरी समझ रहे हो? क्या करते हैं, भुजाओं को मापते हैं हम। लेकिन यहाँ तक केवल बात आकार की हो रही है। क्या देखने में एक जैसा है क्या? अगर देखने में एक जैसा है तो सभी के सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होती है। तो हम कह सकते हैं सभी समबाहु त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती है। क्लियर है? सेम उसी प्रकार से ये पहला उदाहरण हो गया हमारा। और दूसरा उदाहरण, सभी वर्ग, सभी वर्ग जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? एक प्रकार का समरूप होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यह एक वर्ग है, वैसे ही यह एक वर्ग है, वैसे एक और यह वर्ग है। ठीक, वैसे ही एक और वर्ग हमने ले लिया, मान लीजिए ऐसा। और हमने कहा कि जितने भी हमने वर्ग लिए सारे वर्ग देखने में कैसे हैं? एक जैसे हैं। इसलिए यह सब के सब क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। वर्ग के अंदर अगर एक और वर्ग की हम रचना कर लें इस तरीके से, तो यह भी जो वर्ग हमें प्राप्त होगा यह भी वर्ग एक प्रकार का क्या होगा? समरूप ही होगा। तो सभी वर्ग जो हमारे होते हैं क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, क्लियर है? साथ ही साथ अगर हम बात करें थोड़ा सा सभी वृत्तों के बारे में, सभी वृत्त, क्या सभी वृत्त आपके समरूप होते हैं? तो मान लीजिए एक वृत्त हमने ऐसे बना दिया, एक और वृत्त ऐसे बना दिया, एक और वृत्त हमने ऐसे बना दिया, एक और वृत्त हमने ऐसे ले लिया, एक और वृत्त हमने ऐसे ले लिया। तो क्या सभी के सभी वृत्त जो है हमारे ये सब के सब आपके समरूप हैं? तो देखिए देखने में सब एक जैसे हैं, इसलिए ये सभी वृत्त भी हमारे क्या होते हैं? समरूप ही होते हैं। क्या होते हैं सर? समरूप होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब आगे, अब देखो, अगर मैं इतना ही बराबर एक और यहाँ पे त्रिभुज ले लूं, समबाहु त्रिभुज ले लूं, सेम इसी के अमाप का, आकार तो एक जैसा है ही है, अमाप भी कैसा हो गया? एक जैसा हो गया। तो इसे एक लूं और इसे दो लूं, तो ये दोनों त्रिभुज है क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ध्यान सुनो, अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए, एक दूसरे को ढक लेते हैं, दोनों क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अगर ये दोनों सर्वांगसम होंगे तो क्या यह देखने में एक जैसे नहीं है क्या? देखने में बिल्कुल एक ही जैसी है। तो आप कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसम त्रिभुजें जो होती हैं वो क्या होती हैं? समरूप होती है। बात समझ में आया? सभी सर्वांगसम त्रिभुजें क्या होती हैं? समरूप होती है। लेकिन ये दो समरूप त्रिभुजों को देखा जाए, एक इसको और एक इसको, दो और तीन को, तो क्या तीन और दो समरूप तो है, लेकिन क्या ये दोनों सर्वांगसम है क्या? नहीं, ये सर्वांगसम नहीं है। सेम उसी प्रकार से एक और यहाँ वर्ग ले ले, इसी के अमाप का एक और वर्ग यहाँ ले ले, तो क्या कहोगे? वर्ग एक और वर्ग दो दोनों आकार और अमाप में एक जैसा है, तो सर्वांगसम तो होंगे। अगर ये सर्वांगसम होंगे तो देखने में भी तो एक जैसे हैं, तो ये क्या होंगे? समरूप भी होंगे। तो क्या ये दोनों जब आपके सर्वांगसम है तो समरूप तो है, लेकिन यह और यह जो दो समरूप है, एक और सॉरी दो और तीन जो समरूप है, क्या यह भी सर्वांगसम है क्या? नहीं, ये सर्वांगसम। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे नोट में कुछ बातें लिखवा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, मैं यहाँ ले रहा हूँ नोट में, और नोट में आप क्या लिख सकते हैं इस ये समझने के योग्य बातें हैं आपके लिए। नोट में पहला पहला आप लिखेंगे कि सभी सभी सर्वांगसम आकृतियां आकृतियां समरूप होती हैं, समरूप होती हैं। ठीक है, सभी के सभी सर्वांगसम आकृतियां हमारी क्या होती है? समरूप होती है। किंतु दूसरा, किंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो, सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। डायरेक्टली टोन में कह भी दिया जाता है कि ये नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दो हम सर्वांगसम आकृतियों को पहले से ही समरूप बोले वो तो सर्वांगसम होंगी नहीं। तो ऐसे केसेस तो थोड़े कम होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जरूरी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है कि दो समरूप आकृतियां जल्दी सर्वांगसम नहीं होती।
लेकिन सभी के सभी सर्वांग जो आकृतियां होती है वो क्या होती है, समरूप। क्लियर, समझ में आ रहा है? कैसा लगा भाई वीडियो? फटाफट बताएं, साथ में अपने दोस्तों को क्या करिए, शेयर करिए, और फटाफट यार कम से कम बड़ा कुताही करते हो यार तुम लोग, एक कम से कम लाइक के बटन तो दबा दिया करो। हर आपके जितने भी लेक्चर आते हैं सारे लेक्चर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम एक लाइक का बटन जरूर दबाया करें। अगर आप लेक्चर देखते हैं, लेक्चर पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें, साथ में अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी पता चल सके कि क्लास चल रहा है और उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। चले इसे आप नोट करें। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो बात हुई समरूप आकृतियों के बारे में, ठीक है। अब समरूप आकृतियों में हमने त्रिभुज भी लिया, वर्ग भी लिया, वृत्त भी लिया, कहा सभी के सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। लेकिन यह प्रश्न ये उठता है कि यहाँ तो समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज को छोड़ के कोई और त्रिभुज होगा तो क्या वो समरूप नहीं होगा क्या? ये बिल्कुल कहानी वैसे ही है जैसे हमने सर्वांग समता की क्या पढ़ा था, कसौटी पढ़ा था, बिल्कुल यहाँ पे भी वही कहानी पढ़ेंगे। तो आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम लोग बढ़ेंगे बहुभुज आकृतियों की समरूपता का नियम क्या है, ठीक है। बहुभुज में मतलब दो या दो से अधिक भुजाओं वाली जो आकृति जनरेट होती है, दो तो नहीं आएंगे इसमें, लेकिन तीन भुजाओं वाली आएगी, तीन या तीन से अधिक भुजाओं वाली जो आकृतियां आएंगी वो सब के सब बहुभुज में आएंगी। तो बहुभुज आकृतियों की समरूपता के लिए ऐसी कौन सी कसौटी है, कौन सी नियम है जिसको हम आसानी से देख कर समझ पाए या उस कसौटी पर उसको रख कर समझ पाए कि यह आपका बहुभुज समरूप है कि समरूप नहीं है। तो चले फटाफट नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं बहुभुज आकृतियों की समरूपता का नियम। नोट करें। तो समरूपता को समझने के बाद से अब हम बात करते हैं बहुभुज आकृतियों की समरूपता। अब बहुभुज आकृतियों की समरूपता कैसे समझते हैं भाई? तो जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने यहाँ पे दो बहुभुज ले लिया है, एक है आपका ABCD और एक है PQRS। अब यहाँ पे आप ये देख के तो आपको लग रहा होगा कि देखने में तो एक ही जैसे है, तो ये हमारे क्या हो गए, समरूप हो गए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आकृतियों को केवल देख के कहा जा सके कि ये हमारी क्या है, समरूप है। तो इसके लिए कैसे हम समझेंगे? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एंगल ए जो है वह बराबर है एंगल पी के। क्या क्या हम लिख रहे हैं भाई, ध्यान से देखना। एंगल 1 बराबर है एंगल पी के, एंगल बी जो है यह बराबर है एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ठीक है। एंगल आर जो है और एंगल सी बराबर है एंगल आर के, तो एंगल सी बराबर है एंगल आर की, और एंगल डी जो है वो मैंने कह दिया यह बराबर है एंगल एस के, एंगल डी बराबर एंगल एस। एक तो चीज मतलब हमें आप अगर ध्यान से देखो तो संगत कोण, इस बहुभुज और इस बहुभुज के संगत कोण यदि आपस में बराबर है, लीजिए ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर और डी एस के बराबर, पहली बात है। दूसरी बात हमने कहा कि मान लीजिए यह है 2 सेंटीमीटर, यह है आपका 2.1 सेंटीमीटर, यह है आपका 3.5 सेंटीमीटर और यह है आपका 4 सेंटीमीटर। तो फिर कहा कि यह है आपका 8 सेंटीमीटर, यह है आपका 4 सेंटीमीटर, यह है आपका 4.2 सेंटीमीटर और यह है आपका 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या मिलेगा? तो पहली बात कि अगर गौर से देखें तो अगर ए बी को उठा के इसमें रखेंगे तो ए बी इसमें 2 बार आएगा, इसका मतलब है कि पी क्यू ए बी का क्या है, 2 गुने के बराबर है। एडी जो है, एडी का जो मान है वो आप देखोगे तो जो हमारा पी एस है वह एडी का 2 गुना है, उसी प्रकार से जो हमारा क्यू आर है वो बीसी का 2 गुना है, और जो हमारा आर एस है वो किसका 2 गुना है, सी डी का 2 गुना है। इसका मतलब हुआ कि भुजाओं का अनुपात, पहला तो ये बात हो गई यहाँ पे। दूसरी बात हमारा संगत भुजाओं का अनुपात ए बी अपान पी क्यू, दूसरा भुजा बी सी अपान क्यू आर, तीसरी भुजा हो गई हमारी सी डी अपान आर एस, और चौथा भुजा हो गया डी ए अपान एस पी। 4 भुजाएं हो गई। ए बी अपान पी क्यू, ए बी है 2 और पी क्यू कितना है 4, बी सी कितना है भाई, बी सी है 2.1 और ये कितना है 4.2, सी डी कितना है 3.5 और ये कितना है 7, और डी ए कितना है, डी ए है 4 और ये है 8। काटो, 2 या कम 2, 2 दूना 4, आंसर कितना है 1/2, 2.1 2 है 4.2, तो ये कितना आ गया 1/2।
3.5 एकम, 3.5 गुणे 2, ये कितना हो गया 1/2, 4 एकम 4 4 2 8, ये कितना हो गया 1/2। तो क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। क्लियर है। तो ऐसी आकृतियां या ऐसी बहुभुज आकृतियां समरूप कहलाती हैं जिनके संगत कोण आपस में बराबर हो, साथ ही में संगत भुजा का जो अनुपात हो वह एक निश्चित अनुपात में हो। ठीक है, अगर ऐसे प्राप्त हो रहा है तो यह बहुभुज आकृतियां हमारी क्या कहलाती है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो दो बातें, एक तो संगत कोण, संगत कोण क्या हो जाए भाई, बराबर। दूसरा संगत भुजाएं क्या हो, अनुपात में हो, एक निश्चित अनुपात। ठीक है, अगर ऐसा केस आता है तो यह दोनों के दोनों बहुभुज हमारे क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो इस आधार पे चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, समरूपता की परिभाषा को लिखते हैं। समरूपता की परिभाषा, समरूपता जैसे इंग्लिश में सिमिलरिटी बोला जाता है, सिमिलरिटी या सिमिलर बोला जाता है। ठीक है ना जी। तो समरूपता की परिभाषा क्या कहती है, तो कहते हैं भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले, समान संख्या वाले दो बहुभुज, समान संख्या दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं यदि पहला, पहला इसमें क्या कहता है भाई, पहला कहता है उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो, पहली बात। ये तो हो गया पहला आपका। तथा दूसरा क्या कहता है भाई, दूसरा कह रहा है कि उनके संगत भुजा, उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो क्या हो, समानुपाती हो, उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो। तो ऐसी त्रिभुजें जिनके संगत त्रिभुज, ऐसे बहुभुज जिनके संगत कोण बराबर हो तथा उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो या एक निश्चित अनुपात में हो, तो ऐसे बहुभुज को हम क्या कहते हैं, समरूप बहुभुज कहते हैं। और ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। क्लियर है। तो इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण यहाँ पे ले रहे हैं, इस उदाहरण को आप ध्यान से समझिएगा। हम दो बहुभुज के यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल हमारा कुछ इस प्रकार से है, जिसमें इसका नाम हमने दे दिया ABCD, ABCD। हमने कहा कि यह जो एंगल है यह आपका 85 डिग्री, यह एंगल है आपका 70 डिग्री, यह एंगल है 105 डिग्री और यह एंगल है हमारा 100। ठीक है जी। ये हमारा एक बहुभुज आया जिसमें यह भुजा 2.1 सेंटीमीटर, यह भुजा 1.5 सेंटीमीटर, यह भुजा 2.5 सेंटीमीटर और यह भुजा 2.4 सेंटीमीटर, ऐसा हमने दिया। इसी के संगत में एक और हमने क्या किया, बहुभुज दिया, ध्यान से देखना, इस तरीके से। ठीक है जी। ऐसे मान लीजिए हमने एक बहुभुज दिया और इसका नाम दे दिया PQRS, PQRS, और कहा कि यह कोण जो हमारा है वह 85 डिग्री है, यह कोण हमारा क्या है 70 है, यह कोण हमारा जो है 105 डिग्री है और यह कोण हमारा क्या है 100। ठीक है। साथ ही साथ यह जो भुजा है वो 4.2 सेंटीमीटर है, यह भुजा 3.0 सेंटीमीटर है, यह भुजा हमारा जो है 5.0 सेंटीमीटर है और यह भुजा जो हमारा है 4.8 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न है कि क्या यह दोनों आकृतियां समरूप है, क्या ये दोनों बहुभुज समरूप है क्या। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले समरूपता की कसौटी के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कोणों को देखोगे, क्या कोण इनके बराबर है आपस में। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो पहली बात, इनका संगत कोण एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, एंगल C बराबर है एंगल R के और एंगल D बराबर है एंगल S के। तो संगत कोण तो बराबर हो गए। दूसरा, भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे AB अपान PQ, AB का मान है 2.1, PQ का मान है 4.2, कटेगा कितने बार आएगा 1/2 आएगा। उसी प्रकार से BC अपान QR, BC का मान है 1.5,
और क्यू आर का मान है 3.0, कटेगा यह भी आएगा आपका 1/2। सेम ऐसे ही सी डी अपान आर एस, तो सी डी है हमारा 2.5 और आर एस है 5.0, यह भी कट के आपका देगा 1/2। और लास्ट में है हमारा डी ए अपान एस पी, यह 4 डी ए आपका 2.4 और एस पी है आपका 4.8, यह भी कट के देगा आपका 1/2। तो क्या लगता है, एक तो संगत कोण इनके आपस में बराबर और साथ में क्या दिखाई दे रहा है, संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। तो इस केस में, अगर इस केस में हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम लिखेंगे ए बी सी डी, चूंकि ये समरूपता की कसौटी को फॉलो कर रहा है तो ए बी सी डी सिमिलर है, यह समरूप का टिल्ड है, निशानी है, समरूप का टिल्ड कहते हैं इसको। तो ए बी सी डी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर एस के। क्यों, क्योंकि इसके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। संगत कोण जो है वो बराबर और संगत भुजाएं जो है वो क्या है, एक निश्चित अनुपात में बराबर है। ठीक है, इसलिए यह हमारे दोनों बहुभुज क्या हो गए, एक प्रकार के समरूप हो गए। क्लियर है। ऐसे एक आध और उदाहरण लेकर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या सारे बहुभुज समरूप होते हैं कि सब समरूप नहीं होते हैं। तो ये भी हम लोग यहाँ पे समझने का क्या करें, प्रयास करें। चले इसे नोट करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और उदाहरण के साथ। तो समरूपता के आधार पे जो अभी हमने एक उदाहरण देखा, उसी उदाहरण को फिर से हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और दो और नए उदाहरण ले रहे हैं और उसमें समझने का प्रयास करते हैं कि क्या यहाँ समरूपता की कसौटी लागू होती है क्या। यहाँ पे ये जो बहुभुज है ये समरूप दिखाई देते हैं क्या, अगर देखोगे ध्यान से तो ये आपको देखने में बिल्कुल समरूप के भांति दिखाई देंगे, लेकिन क्या ये सच में समरूप है। तो जैसे पहला ये उदाहरण देखिए, यह एक एबीसीडी एक बहुभुज है और एक पी क्यू आर एस आपका बहुभुज है। सबसे पहले हम इनके कोणों के बारे में बात करें। संगत कोण, तो चूंकि यह एक हमें वर्ग जैसे दिखाई दे रहे हैं या आयत के जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इनके कोण जो होंगे वो तो 90 होंगे, ये तो तय है, ये आप अच्छे जानते हैं। तो यह तो क्लियर हो गया कि इनके संगत कोण आपस में क्या है, बराबर। तो हम तो ये लिख सकते हैं पहली बात यहाँ पे कि संगत कोण क्या है भाई, बराबर है या समान है। ठीक है, किंतु क्या भुजाओं का अनुपात भी समान है क्या। तो यहाँ देखिए ये हो गया 3, तो एडी अपान पी एस, 3/3 एक आएगा। आपका ए बी अपान पी क्यू, ये 3/3.5 आएगा, यह एक नहीं आएगा। इसका मतलब हो गया कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है वह एक समान नहीं है या संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। तो दूसरी बात हम कहेंगे कि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। और जैसे ही यह समानुपाती नहीं होगा तो देयरफॉर आप कहोगे कि ए बी सी डी नॉट सिमिलर का मतलब समरूप नहीं है, नॉट सिमिलर पी क्यू आर एस। तो इस स्थिति पे अगर दोनों कसौटियों के में कोई भी अगर एक कसौटी लागू नहीं होती है तो ये जाहिर सी बात है कि यह बहुभुज समरूप आपका नहीं होगा। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे बात करें, इस वाले उदाहरण के बारे में बात करें। अगर यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले संगत कोण देखते हैं। तो चूंकि कि इसके सारे भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये वर्ग है, तो कोण कितने को होंगे, 90 को होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। लेकिन ध्यान से देखो, क्या इसके भी कोण 90 होंगे क्या, नहीं, यह जरूरी नहीं है। यह कोण 90 हो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो पहले ही हमारा गड़बड़ हो रहा है और हम कहेंगे कि संगत कोण समान नहीं है। जबकि दूसरी अगर देखें तो संगत भुजाओं का अनुपात देखो 2.1 4.2 कट के 1/2 गया, 1/2 देगा, 2.1 4.2 ये भी कट के 1/2 देगा, 2.1 और 4.2 ये भी कट के 1/2 देगा, 2.1 4.2 ये भी कट के क्या देगा, 1/2 देगा। तो ये तो आपका समान है, तो आप कहेंगे संगत भुजाएं यहाँ पे आपकी बार क्या है, समानुपाती है। क्या है भाई, समानुपाती है। लेकिन हमने क्या कहा कि समरूपता की दोनों कसौटी में से अगर कोई भी एक कसौटी अगर आपका फुलफिल नहीं होता है, अगर कोई भी एक गलत होता है, तो जाहिर सी बात है कि यह जो बहुभुज है समरूप कहीं से भी नहीं होंगे। दैट मीन क्या आप कहोगे देयरफॉर कि ए बी सी डी नॉट सिमिलर टू पी क्यू आर एस। इसका मतलब क्या समझ में आता है आपको, इसका मतलब समझ में आता है कि अगर कोई बहुभुज समरूप होगा तो समरूप होने के लिए उसके दोनों कसौटी यहाँ लागू होनी चाहिए। पहली बात कि इनके संगत कोण आपस में समान होने चाहिए
और दूसरी बात कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए या एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। चलिए थोड़ा समझ लीजिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। कैसा लेक्चर लग रहा है भाई? फटाफट लाइक के बटन दबा के अपनी उपस्थिति को प्रेजेंट करो और साथ ही साथ में इसके लिंक अपने ढेर सारे मित्रों को क्या करिए, शेयर करिए, जिससे उनको भी पता चल सके। साथ में बड़े भारत भाई विजय सर के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, आप वहां से जाकर जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले आपको वहीं से प्रोवाइड की जाती है। अगर नहीं आपको ऐसे सर्च करने में दिक्कत आती है तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप क्या होगा जाके जुड़ जाए। तो चलिए इसे नोट करें और इसके बाद से आप बढ़ते हैं प्रश्नावली 6.1 पर। अब 6.1 जो हमारा है वो बिल्कुल जितनी बातें अब तक मैंने पढ़ाया हूबहू वही बातों पर निर्भर करता है। अब बड़ा प्यारा चुनिंदा सा आपका छोटा सा क्या है एक्सरसाइज है, मजा आएगा और देखिएगा कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा अगर आपने इस चीज को ध्यान से देखा होगा। तो चलो फटाफट नोट करें अब फिर बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की। तो मेरे ख्याल से आपने इसके पहले जो हमने समरूप की कसौटियों के आधार पर कुछ उदाहरण लिए, वहां से आपने समरूपता का कंसेप्ट जरूर समझ के लिए होंगे। उसमें क्या कहा गया भाई कि दो बहुभुज आकृतियां समरूप होंगी कब, जब उनके संगत कोण एक दूसरे के बराबर और साथ ही साथ में उनके संगत भुजाएं एक निश्चित अनुपात में हो। साथ में मैंने कहा था जितने भी समबाहु त्रिभुज होती हैं सबके सब समरूप होती हैं, जितने वृत्त होते हैं सबके सब समरूप होते हैं, जितने हमारे वर्ग होते हैं सबके सब समरूप होते हैं। साथ ही साथ में यह भी आपसे बात बताई गई थी कि जितनी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं सबके सब समरूप होती हैं, लेकिन सारी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो यह जरूरी नहीं है। तो बस इसी को आधार बना के और हम ले रहे हैं प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न। बहुत प्यारा बहुत मजेदार, देखिए हमसे पहले आप इसका जवाब दे पाएंगे। क्या कह रहा है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही शब्दों का चुनाव करना है और रिक्त स्थानों को भरना है। पहला, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं भाई, सर्वांगसम के समरूप। फटाफट टाइप करिए, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? जाहिर सी बात क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी के सभी वृत्त हमारे क्या हो गए भाई, समरूप हो गए। ठीक है जी। अगला, सभी वर्ग होते हैं, अभी बताया क्या होते हैं वो भी, सभी के सभी वर्ग हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए कितना आसान है। उसके बाद से हमारी आती है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। किस प्रकार का त्रिभुज समरूप होता है भाई, तो आपको पढ़ाया गया कि समबाहु, समद्विबाहु नहीं, क्या कहा गया, समबाहु। तो इसमें देखिए क्या दिया, समद्विबाहु और समबाहु, तो कौन सा सही होगा, समबाहु। तो सभी हमारे समबाहु जो त्रिभुज होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लास्ट आपका है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, या दो से अधिक बहुभुज आकृतियां समरूप होती है। उसकी बिल्कुल डिफिनीशन है, कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर, साथ में उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो, समानुपाती। तो बड़े सरलता से आप यहाँ लिखो कि सर इनके संगत कोण आपस में बराबर और साथ में उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाए, समानुपाती। क्लियर, देखें कितना आसान कितना सिंपल है। तो चलो फटाफट इसे नोट करो। उसके बाद से इसके रिमेनिंग दो क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, वो इससे भी आसान और इससे भी हल्के हैं। तो चलिए इसे नोट करिए और फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझने के बाद से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आ रहा है। ये तो इतना प्यारा है, केवल बुर्बक आपको बना रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर इतना आपने बातें समझ लिया तो क्या रखा है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो आपको अलग अलग उदाहरण देने। पहला, समरूप आकृति है, तो कौन कौन आकृतियां समरूप होती है भाई, सभी के सभी समबाहु आपके समरूप होती है, सभी वृत्त समरूप होता है, सभी के सभी वर्ग आपका क्या होता है, समरूप है। यहाँ हमको 3 पता है, हम तो केवल 2 ही के बारे में पूछ रहे हैं हमसे, लिख दो भाई। कौन से तुम लोग डरते हो यार, बहादुर बच्चे हमारे सारे के सारे। पहला का आंसर लिखो। पहला में आपको 2 उदाहरण देने हैं, तो 2 उदाहरण में सभी सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा उदाहरण क्या दोगे भाई, सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अगर एक और पूछ देगा तो लिख दीजिएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो पहला ये सही हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती। तो ऐसी आकृतियां कौन कौन समरूप नहीं होती, एक समबाहु त्रिभुज और एक वृत्त समरूप नहीं होगी, एक वर्ग और एक आपका वृत्त समरूप नहीं होगा। तो लिख लीजिए, बड़ा आसान है, लिखेंगे एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज व एक वर्ग समरूप नहीं होते,
समरूप नहीं होते। बिल्कुल इसी प्रकार से एक वर्ग व एक एक वृत्त समरूप नहीं होते, समरूप नहीं होते। और हो गया आंसर हमारा। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है जी। ऐसे असंख्य उदाहरण पड़े हुए हैं हमारे पूरे प्रकृति में कि जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि यह समरूप नहीं होते। देखने में जरूर लगते हैं एक जैसे, लेकिन होते नहीं। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन करके बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ध्यान से देखोगे बेटा, भुजाएं बराबर हैं सबके, तो यह आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, एक समान का चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, चाहे वर्ग दिखाई दे वर्ग के भांति। लेकिन क्या यह सच में आपका समरूप है? तो पहली बात, यहाँ पे तो देखो सबका कोण कितना है, 90 है। लेकिन क्या यहाँ सबका कोण 90 होगा क्या? नहीं, यह जरूरी नहीं है। यह कोण 90 हो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो आप यहाँ लिखेंगे, इसका आंसर जब लिखोगे तो आंसर में आप क्या लिखने वाले हो? आप यहाँ लिखोगे कि पहली बात, संगत कोण समान नहीं है, समान नहीं है। जबकि संगत भुजाएं क्या है? समान है या समानुपाती है। जबकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं। क्यों समानुपाती है भाई? अगर आप ध्यान से समझिए तो समानुपाती क्यों है? क्योंकि 1.5/3 1/2 देगा, 1.5/3 1/2 देगा, 1.5/3 1/2 देगा, 1.5/3 1 बटा क्या देगा? 2 देगा। अगर मैं इसका नाम रख दूं, चाहे तो नाम रख लो ABCD, और इसका नाम हमने रख दिया PQRS। तो क्या ABCD PQRS के सिमिलर है? बिल्कुल नहीं है। हम कहेंगे अतः ABCD नॉट सिमिलर टू PQRS। इसका मतलब है कि निम्नलिखित जो चतुर्भुज है यह समरूप नहीं है। तो आप कहेंगे अर्थात दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं। क्लियर है? स्पष्ट हो गया? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे साथ में बेसिक के साथ साथ में आपका प्रश्नावली 6.1 क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगला जो अब हमारा लेक्चर आएगा, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। 6.1 आपका समाप्त हो गया, बेसिक समाप्त हो गया, बहुत है, सफिशिएंट है एक लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पे एक नए थ्योरम के साथ आएंगे और वहां पे पढ़ने का प्रयास करेंगे थेल्स पर में। अब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है थेल्स पर में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछा जाता है, रिपीटेशन के तौर पे पूछा जाता है। तो ध्यान रहे, अगला लेक्चर बहुत खास होने वाला है, लेकिन उसका भी आधार क्या होगा? हमारा यही होगा, समरूपता का ही कसौटियां होंगी, समरूपता के ही नियम होंगे। तो चलिए एंजॉय करिए इस लेक्चर के साथ। बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।